नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आप सबके लिए लेकर आया हूँ 28 जून के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। सो देखते हैं हमारे टॉपिक्स क्या हैं आज के। एंड आई होप कि आप लोग अपना रिवाइज टाइमली कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं सो प्लीज मेक योर सब्जेक्ट वाइज नोट्स एंड कीप ऑन रिवाइजिंग देम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है आज का वो है द डिजिटल बिल इंडिया 2020। ठीक है, ये जो बिल है, ये बिल रिप्लेस करने वाला है इंडिया का 23 साल पुराना 2000 आईटी का एक्ट। ठीक है, जो 23 इयर्स ओल्ड आईटी एक्ट है, दिस विल गेट रिप्लेस्ड बाय द न्यू डिजिटल इंडिया बिल। नाउ इसके कुछ कुछ प्रोविजंस हमें पता होने चाहिए। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है ना, आप और हम सब कोई सोशल मीडिया यूज करते हैं किसी ना किसी फॉर्मेट में। यहां पे जो इंटरमीडियरीज के बारे में बात हो रही है, वहां पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, एआई जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, और यहां पे प्रिस्क्राइब किया गया है स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज। ठीक है, जैसे कि जितने भी यहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, उनको किस प्रकार से सोशल मीडिया को इंडिया में लेकर आना है, वो सारे सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इस बिल में या इस कोड में दिए होंगे। नाउ इट रिक्वायर्स इंटरमीडियरीज टू अंडरटेक रिस्क असेसमेंट्स। पहली चीज, रिस्क असेसमेंट, एंड यूजेस दैट इंफॉर्मेशन टू बकेट देम इनटू रेलेवेंट कैटेगरीज। ठीक है, और जो न्यू रेगुलेटर होंगे ऑफ इंटरनेट ऑन द लाइंस ऑफ द TRAI, which is Telecom Regulatory Authority of India, और स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और भी इसके प्रोविजन से बहुत सारे, जैसे कि इट विल आइडेंटिफाई थेफ्ट, इट विल आइडेंटिफाई साइबर बुलिंग ऑफ चिल्ड्रन एटसेट्रा। अगर क्वेश्चन में आए कि डज डिजिटल इंडिया बिल आइडेंटिफाइज cyber theft and cyberbullying, so it would be yes, it does. Some of the fundamental rules that presently apply to internet platforms such as safe harbor norms may also be changed. ठीक है, और penal provisions for violation, मतलब कि अगर इनका कोई violation करता है सो वहां पे penal provisions भी दिए गए हैं। And user harms related to emerging technologies including generative artificial intelligence platforms like ChatGPT. यहाँ पे मेन क्या बात कही गई है? मेन ये कही गई है कि कोई भी अगर यहाँ पे प्रोविजन का वॉयलेशन होता है, उसके लिए भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं कि किस प्रकार से वो पर्टिकुलर जो वॉयलेशन है उसको कैसे ट्रीट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। The Election Commission of India released a draft delimitation account for Assam. ये आपका GS पेपर 2 में आ जाएगा, which is your Indian polity. ठीक है, आगे देखते हैं। अब what is delimitation? ये एक तरह का एक्ट है of redrawing the boundary of any state or of any union territory. Clear? Of Lok Sabha, of an assembly or Lok Sabha seat to reflect the changes in the population over time being based on the most current census of India. Now, जैसे जैसे पॉपुलेशन का दर बढ़ता है इंडिया में, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो सीट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। लोकसभा की सीट्स होती है ना, वो इंक्रीज हो रही हैं। अब जैसे कि न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, उसमें जो लोकसभा की कैपेसिटी है वो एज कंपेयर टू द प्रीवियस पार्लियामेंट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है। नाउ सेंसस की बात की जाए अगर, सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन को सेट किया जाता है और इस कमीशन को बैठा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो डिलिमिटेशन कमीशन होती है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल कमीशन इन इंडिया, और इसकी सुनवाई कोर्ट में भी नहीं होती है, ये इतनी पावरफुल होती है। ठीक है, नाउ द प्रोसेस में ऑल्टर द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट और सो दैट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स इज एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल अक्रॉस द स्टेट। इतना क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर legal constitution provisions. So what are the legal constitutional provisions with respect to your delimitation commission? देखते हैं कि as per article 82 हर एक सेंसस के बाद एलोकेशन ऑफ लोकसभा ऑफ सीट्स होना चाहिए इन द स्टेट्स एज वेल एज द डिविजन्स ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, और ये कौन करेगा? दिस विल बी डन बाय द लॉ डिटरमाइंड। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट कौन करता है? बेसिकली जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है इनकी जो री एडजस्टमेंट होती है, दिस इज डन बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, जो पार्लियामेंट है इसके द्वारा ये एक चीज की जाती है। ठीक है, नाउ सेक्शन 8A की बात की जाए ऑफ ROPA विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, यहां भी ये चीज दी गई है कि इट अलाउज फॉर डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, नाउ आर्टिकल 170 में लिखा गया है कि कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे कि सेंसस फिगर जो है 2001 के, shall be used for the purpose of readjustment of the constituencies in the state। मतलब कि जो भी 2001 का डेटा है सेंसस का, उसको यूज करके यहाँ पे जो भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। ये चीज कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 170 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ रिजर्वेशन की बात की जाए, scheduled castes and scheduled tribes will be provided as per the article 330 of the Indian Constitution, Lok Sabha, and 332 for the state assemblies of the Constitution of India। ठीक है, सो ये कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ कुछ प्रोविजंस हैं जो आप लोग को लर्न होने चाहिए बाय हार्ट, बिकॉज दिस कैन बी स्ट्रेट अवे आस्क्ड इन द एग्जाम, और हमको याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत कौन सा प्रोविजन यहां पे दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करूं डिलिमिटेशन कमीशन की, सो आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच अ कमीशन थ्रू अ पार्लियामेंट्री एक्ट। मतलब कि ये जो भी डिलिमिटेशन कमीशन का इनिशिएशन है, सो डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये पार्लियामेंट के एक्ट से ही एस्टैब्लिश हो सकती है, उसके बिना नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है। द ऑर्डर्स ऑफ सच अ कमीशन, जो भी ऑर्डर होंगे डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा दिए गए, हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट। जैसा कि मैंने आपको समझाया था स्लाइड के स्टार्टिंग में ही, मैंने ये समझाया था कि these laws and these commissions cannot be challenged in a court of law। इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, and will take into effect on data to be determined by the Indian President। और किस डेट से इसको लागू करना है ये चीज डिसाइड कौन करते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द पर्टिकुलर डेट on which this delimitation commission has to be initiated। ठीक है, आगे देखते हैं। So John Goodenough, who was the co-creator of the lithium ion battery is no more। ठीक है, ये एक न्यूज है। अब न्यूज के हिसाब से कंटेंट क्या आता है वो ध्यान दीजिए आप लोग। सो इन शख्सियत को नोबेल प्राइज दिया गया था इन 2019 फॉर केमिस्ट्री। ईच हैड अ यूनिक ब्रेक थ्रूज दैट लेड द फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग अ कमर्शियल रिचार्जेबल बैटरी। सो रिचार्जेबल बैटरी के लिए इनको नोबेल प्राइज यहां पे दिया गया था। क्लियर? मैं अगर वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल्स की बात करूं ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, सो यहां पे जो मूवमेंट ऑफ लिथियम आयंस होता है ना बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स which are cathode and anode। lithium ion batteries में दो होते हैं ना, which are two electrodes, first is cathode
which is positively charged and next is anode which is negatively charged. और ये एक इलेक्ट्रोलाइट से जुड़े होते हैं, इतना क्लियर है? नाउ जब बैटरी को चार्ज किया जाता है, जब ये दो कैथोड और एनोड जब एक लिथियम आयन बैटरी में होते हैं, ठीक है, और ये एक सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनको जब चार्ज किया जाता है सो होता क्या है कि जो लिथियम के आयंस होते हैं ना वो मूव करते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, और यहां पे जाके ये स्टोर हो जाते हैं। नाउ डिस्चार्ज के वक्त क्या होता है कि आयन जो है वो दोबारा से कैथोड से एनोड की तरफ जाते दिखाई देते हैं। सो ड्यूरिंग डिस्चार्ज द आयंस मूव बैक टू कैथोड क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो ये तो चार्जिंग के वक्त हो गया। अब जब डिस्चार्ज होंगी बैटरी उसमें क्या होगा कि जो कैथोड जो पहले यहां पे थे प्रेजेंट अब वो उठ के इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। सो ये एक वर्किंग प्रिंसिपल है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट यहां पे दिया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली denotes that there is the chance where we can charge the lithium ion batteries, ठीक है, that can power the devices, ठीक है। सो चार्जेबल बैटरीज कैसे काम करती हैं ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इस बारे में। अच्छा, अगर लिथियम की बात की जाए सो लिथियम ट्रायंगल भी आज से करीब 2 साल पहले न्यूज में था। लिथियम ट्रायंगल क्या होता है? लिथियम ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां पे कि बहुत भारी मात्रा में लिथियम पाए जाते हैं और वो देश हैं आपके जैसे कि चाइल हो गया, बोलीविया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। ये तीनों देश बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं और इन देशों के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म होता है ना, पहली बात तो दीज आर योर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, दीज कंट्रीज आर प्रेजेंट इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नाउ इन सबके बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म होता है और उस ट्रायंगल में पाया जाता है कि भारी मात्रा में वहां पे लिथियम की प्रेजेंस है। अगर लिथियम की बात हो ही रही है सो हम लोग को यह भी पता होना चाहिए कि हमारे प्यारे भारत में जो जम्मू एंड कश्मीर का हमारा रीजन है वहां पे 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं। सो कितनी अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम पाया गया है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को यूज करके बहुत भारी मात्रा में यहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी यहां पे बढ़ावा दे सकती है, प्लस हम लोग एक तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री भी बन सकते हैं टुवर्ड्स दी लिथियम। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जो जम्मू एंड कश्मीर जो हम लोग का रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का वहां पे 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम पाया गया है। नाउ अगर लिथियम की बात की जाए सो ये एक तरह का नॉन फेरस मेटल है and is one of the key components in electric batteries and electric vehicle components. Clear? एक और फैक्ट, लिथियम को हम लोग बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। दिस इज योर व्हाइट गोल्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर वाइल्ड फूड्स। वाइल्ड फूड्स क्या होते हैं देखते हैं। सो वाइल्ड फूड्स आर फूड आइटम्स दैट आर गैदर्ड or harvested from natural environments such as forests, fields और water bodies, ठीक है। ये एक तरह के ऐसे खाने के आइटम हैं जो कि गैदर किए जाते हैं from the natural resources such as forests, fields and और water bodies। और ये जो फूड हैं these foods are not cultivated or cultivated with human intervention, मतलब कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना यहां पे इन फूड्स को कल्टीवेट किया जाता है, मतलब कि कोई यहां पे प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता। इट्स जस्ट दैट ये नेचुरली यहां पे फॉर्म होते हैं और इनको कल्टीवेट करके कंज्यूम किया जाता है। क्लियर? नाउ अगर एग्जांपल्स की बात की जाए सो एग्जांपल्स के आ जाएंगे आपके बेरीज, जैसे कि ब्लैक बेरीज हो गए, रेस्पबेरीज हो गए, ठीक है, मशरूम्स हो गए। अब मशरूम के लिए तो कोई क्रॉप नहीं हमको यहाँ पे
स्प्रेड करने की ज़रूरत है, हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर फार्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मशरूम तो एक तरह से फंगस है ना, तो ये तो कहीं भी आ सकती है, जैसे कि पेड़ है, ठीक है, पेड़ के साइड में यहाँ पे आ सकती है फंगस, ठीक है। ये भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है वाइल्ड, एक होती है ईटेबल, एक होती है वाइल्ड, एक होती है ईटेबल, ठीक है। सो मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है ईटेबल वाले की। सो ब्लैकबेरीज, रेस्पेरीज एंड मशरूम्स, दीज आर योर वाइल्ड फूड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, जीएस 3 साइंस एंड टेक। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फ्लैश फ्लड एक ऐसा यहां पे डिजास्ट्रस सिचुएशन है जो कि एक्सेसिव और कंटिन्यूअस रेनफॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ डेज के बाद देखा जाता है। मतलब कि किसी भी रीजन में अगर लगातार बारिश हो रही है कुछ दिनों तक, सो वहां पर फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है। क्लियर? एंड इट कैन लीड टू स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, मतलब कि कहीं पे वाटर अगर इकट्ठा हो जाए, अगर कहीं पे वाटर कलेक्ट हो जाए, एंड इट विल कॉज फ्लडिंग। नाउ फ्लैश फ्लड्स अकर इन अ मच शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, जैसे कि अभी रेनफॉल हुआ और फ्लड आ गई विद इन 6 आवर्स, ठीक है। और जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं कैन कॉज by the factors apart from rainfall like when a dam overflows। इसी के साथ साथ नेचुरल भी है ये चीज और ये मैन मेड भी है। मैन मेड कैसे? कि यहां पे अगर डैम का फेलियर हो गया तो भी यहाँ पे फ्लैश फ्लड आ सकती हैं। जैसे कि कोई डैम है, अगर वो ब्रेक हो जाए या उसमें से दरार आ जाए, सो उसका जो पानी है वो बाहर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी के साथ साथ नेचुरल भी होता है, मान लेते हैं कि डैम है और डैम के ऊपर तक अगर पानी का लेवल रीच कर गया और वो ओवरफ्लो कर रहा है तो भी यहाँ पे फ्लैश आने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब अगर बात करूं इंडिया की, सो फ्लैश फ्लड्स इन इंडिया, नियरली 75% ऑफ द टोटल रेनफॉल इज कंसंट्रेटेड ओवर जस्ट 4 मंथ्स। जून टू सितंबर का जो ये महीना होता है, सो इन मंथ में जो रिवर्स होती हैं इंडिया में, दे विटनेस अ हैवी डिस्चार्ज ड्यूरिंग दीज मंथ्स। इतना क्लियर है? यहां पे बादल फटने की भी न्यूज आती है, क्लाउड बर्स्ट हो गए या थंडर स्टॉर्म्स हो गए, ओवरफ्लोइंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स हो गए, जैसे कि हिमालयन स्टेट्स में फॉर्म ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज योर टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन। ये आपका जीएस पेपर 2, नहीं जीएस 2 में नहीं, ये आपका जीएस पेपर 1 में आ जाएगा, विच इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपका जीएस पेपर 1 में है। नाउ हाल ही में ये चीज रिसर्च किया गया है इन हरियाणा, इंडिया, that an expanding area of active tectonic deformation in the region of South Himalayas has been noted. Now, टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये न्यूज से हमारा कंटेंट निकल के आता है। नाउ टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन एक ऐसा चेंज है, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में। पहली बात, अर्थ के क्रस्ट में एक ऐसा चेंज है जो कि कॉज होता है बाय द मूवमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। सो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो भी चेंजेस होंगे इन द अर्थ क्रस्ट, उनको कहेंगे उन लोग टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ इट इंक्लूड्स processes such as folding, faulting, uplift, which shape the earth's surface and give rise to the features like mountains, valleys, canyons, ठीक है, and earthquake as well. So टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा आपका, आपके कैनन्स आ जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ वैलीज आ जाएंगी, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स आ जाएंगे, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अब जो न्यू रिसर्च
हुई है उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है उनको देखते हैं एक बार. So, in Haryana, the new research findings are as follows. The study focused on the Piedmont zone. अब ये Piedmont zone क्या होता है? Piedmont zone एक ऐसा transitioning zone है between the mountains and the adjacent plains. पहाड़ और प्लेन्स के बीच में का जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं Piedmont zone. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिस जोन इज वेरी डेंजरस as far as living point of view is concerned. रहने की यहाँ पे दृष्टि से यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है. कहते हैं ना कि पहाड़ के पास नहीं रहा जाता. ठीक है, सो ये वही जोन है. Piedmont zone जो होता है, this is the transition between the mountains and the adjacent plains between Ghaggar and Yamuna river basins and found clear evidence of ongoing tectonic activity. ठीक है. नाउ ये जो एक्टिव डिफॉर्मेशन की बात हो रही है, दिस हैज द पोटेंशियल टू टर्न द पाइडमेंट जोन इनटू अ फ्यूचर सिस्मिक हैजार्ड एरिया. ये जो टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन अभी चल रही है अर्थ के क्रस्ट में, इसका ये मानना है कि इन फ्यूचर, आज नहीं कल नहीं बट हाँ इन फ्यूचर, ये जो पाइडमेंट जोन है इसको यहाँ पे एक तरह से सिस्मिक जोन में कन्वर्ट करने की क्षमता टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन रखता है. क्लियर. नाउ जो रिसर्च हुई है, इट ऑल्सो सजेस्ट्स दैट दिस टेक्टोनिक एक्टिविटी मे हैव प्लेड अ रोल इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द वैदिक सरस्वती रिवर. बहुत अच्छी चीज यहां पे दी गई है. देखिए, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी यहां पे हो रही है, इसको देखा गया है कि इसकी वजह से भी यहां पे जो सरस्वती रिवर हैं, ठीक है, जो कि वैदिक टाइम से चली आ रही हैं, इनका यहाँ पे एक्सटिंक्शन भी माना गया है कि इस वजह से होता है. वंस फ्लोड थ्रू दिस रीजन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज योर ग्रीडफ्लेशन. अभी ग्रीडफ्लेशन क्या चीज है देखिए. सो ग्रीडफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि कॉर्पोरेट ग्रीड, जो कॉर्पोरेट ग्रीड है वो बढ़ावा देता है इन्फ्लेशन को. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल वेज प्राइस स्पाइरल, इट इज अ प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल. जो ये ग्रीडफ्लेशन है, ये प्रॉफिट बेस्ड प्राइस स्पाइरल है. प्रॉफिट बेस्ड प्राइस स्पाइरल दैट ड्राइव्स इन्फ्लेशन. जैसे कि डेवलप कंट्रीज है बहुत सारी यूरोप में और यूएस में, जो कि ग्रो कर रही हैं कंसेंसस के बेस पे, और यहां पे देखा गया है कि ग्रीडफ्लेशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर यहां पे बताया जा रहा है. ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसके होने से क्या होगा. इम्पैक्ट ऑफ ग्रीडफ्लेशन विल लीड टू द हायर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स. और जो हायर इन्फ्लेशनरी मेजर्स होंगे, उनकी वजह से जो इंडिया में MPC है, विच इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि RBI द्वारा यहाँ पे एस्टैब्लिश की जाती है. सो MPC के ऊपर यहाँ पे दबाव आएगा कि जो 4+-2% का जो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट रखा गया है, ठीक है, इसको ये क्रॉस ना करे, ये चीज MPC यहां पे निश्चित करती है. नाउ फाइनेंशियल यहां पे स्ट्रेन भी देखे जाएंगे. मान लेते कि अगर यहां पे ग्रीडफ्लेशन की सिचुएशन बढ़ती है, सो फाइनेंशियल स्ट्रेन्स भी यहां पे देखे जाएंगे एंड रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर. ठीक है, और इसी के साथ साथ दिस विल हैम्पर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ हैज वेल. सो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रीडफ्लेशन क्या होता है, सो सबसे पहली चीज कि ये टर्म इन्फ्लेशन से ली गई है, बट यहां पे प्रॉफिट इन्फ्लेशन की बात की गई है. क्या मतलब हुआ कि कॉर्पोरेट ग्रीड की बात की गई है. कैसे जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो अपने ग्रीड के लिए इन्फ्लेशन को बढ़ावा देती हैं. ठीक है, और ये एक तरह का प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल है. ठीक है,
आई होप कि आपको आज का द हिंदू का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एज वेल। टेक केयर एंड जय हिंद।